बहुत अच्छे। वोकैबरी के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हम ग्रामर्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी कि हम उन एमसीक्यूज का डिस्कशन करेंगे जहाँ पर हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड करेक्शन का डिस्कशन करेंगे। आप एक बात ज़रूर मानिएगा कि आपको इंग्लिश से क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। मतलब मैं बात करूँ 2 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा बच्चों से डिस्कशन हुआ तो उन्होंने कहा कि सर सेंटेंस इंप्रूवमेंट और करेक्शन से ज़रूर क्वेश्चन कराइएगा। तो शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड व्हाट इज करेक्शन। सर एमसीआरई के अंदर ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे वो आपका एमसीआरई की किसी भी पोस्ट की बात हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है। ठीक है, तो एमसीआरई का आप किसी भी सेक्शन के अंदर आप बात करें तो नॉन टेक्निकल के अंदर सभी के अंदर इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए यहाँ पर बातचीत करी जाती है। इस सेक्शन में हम एक सेंटेंस का एक हिस्सा बोल्ड होता है, मतलब आप क्वेश्चन के अंदर एक सेंटेंस आपको बोल्ड दिखाई देगा और आपको बताना होता है कि क्या उस हिस्से में कोई सुधार, जैसे कि आपको यहाँ पर एक बोल्ड दिख रहा होगा स्टेटमेंट, तो आपको ये बताना होता है कि क्या इस बोल्ड हिस्से के अंदर कोई इंप्रूवमेंट यानी कि कोई सुधार की जरूरत है। अगर है तो ऑप्शंस यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से वही सही वाला चुनना होता है। अगर नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन भरकर आपको इसको टिक करना होता है। तो मैंने आपको गेम के रूल्स बता दिए हैं। एमसीक्यूज मतलब आपका गेम्स हो गया। तो गेम्स के रूल यही है कि बोल्ड हिस्सा जो है उसके अंदर आपको करेक्शन करनी है, अगर कोई करेक्शन है, अगर नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट कर कर अपनी अगली गली यानी कि अगले सवाल की तरफ बढ़ जाना है। तो पहला क्वेश्चन शुरुआत कर लेते हैं, सवाल को समझ लेते हैं कि ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, यानी कि वो अपने शब्दों का इंसान है, एंड हु इज वेरी इंटेलिजेंट, और वो काफी इंटेलिजेंट है। समझते हैं, यानी कि वह बहुत कम बोलने वाला और बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। बोल्ड हिस्सा है यानी कि ऑफ फ्यू वर्ड्स एंड हु इज वेरी इंटेलिजेंट। हमेशा हमें इसकी ग्रामर चेक करनी होती है। ठीक है, ग्रामर चेक करनी है, ग्रामर की गलती ढूंढनी है, तो यहाँ एक रूल लगता है जिसे कहते हैं, मैं आपको रूल साथ साथ पढ़ाऊंगा। देखो यार, थ्योरी क्लासेस कराने का ना तो समय है और ना इतना डिटेल में हमको पढ़ना होता है कि अब आप इंग्लिश की प्रॉपर क्लासेस लेने बैठो। कोई टेंशन की बात नहीं है जब तक आपके साथ शुभम सर हैं। एक नाम होता है जिसका नाम है पैरेलिज्म। पैरेललिज्म का मतलब होता है सेंटेंस में जब आप एक से ज्यादा चीजें लिस्ट की जाएं, यानी कि एक से ज्यादा चीजों की लिस्ट की जाएं, तो उनका ग्रामेटिकली फॉर्म एक जैसा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ ऑफ फ्यू वर्ड्स है। ठीक है, क्या है? ऑफ फ्यू वर्ड है। ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। ठीक है ना, एक प्रीपोजिशन फ्रेज होता है। मान लो कि एक मैन ऑफ एक्स है और वो हु इज वेरी इंटेलिजेंट एक रिलेटिव क्लोज है। ये क्या है? एक रिलेटिव क्लोज है। इतना डिटेल में मत जाओ, मैं सिर्फ आपको ग्रामर बता रहा हूं, इसलिए सुन लो बस। एक सेंटेंस में एक ही तरह की चीजें यूज होनी चाहिए। इस केस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर पैरेलल नहीं है ना, पैरेलल नहीं है, क्योंकि देखो दो शब्द बोल दिए, ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स एंड हु इज वेरी इंटेलिजेंट। आपको लग रहा होगा कि ये दो शब्द अलग हैं क्योंकि हु आ गया, है ना। अब इसके आगे और एक चीज समझते हैं, एनालाइज द ऑप्शन। अब आपको विकल्पों को देखना है कि विकल्पों को कैसे देखना है। ऑफ फ्यू वर्ड्स एंड अ वेरी इंटेलिजेंस, इसमें ऑफ फ्यू वर्ड जो है वो प्रीपोजिशनल के साथ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव है ना। तो दोनों ही मैन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब हु की भी बात कर लूं और फ्यू मैन्स की भी बात कर लूं, और इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर पैरेलल और सही हो जाता है। ये सही लग रहा है कि ऑफ फ्यू वर्ड्स एंड वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ पर हु की बात नहीं हो रही, यानी कि एक पूरा सेंटेंस लग रहा है ना, लग रहा है। चलो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। देखो यहां पर बात कर रहा है विद फ्यू वर्ड्स एंड वेरी इंटेलिजेंट्स। विद फ्यूरी मतलब यहां पर ऑफ है, ऑफ फ्यू वर्ड, अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स एंड वेरी इंटेलिजेंट, ये सही लग रहा है। लेकिन यहां पर क्या है कि हम मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स बोलते हैं, है ना। हम क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं सर? फ्यू वर्ड्स सही नहीं लग रहा, क्योंकि हम मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, ना कि विद बोलते हैं। विद फ्यू वर्ड्स अजीब ही लग रहा है। सी विद फ्यू वर्ड्स एंड हु इज वेरी इंटेलिजेंट, या तो फिर वही आ गया। ये तो ओरिजिनल से भी ज्यादा गलत लग रहा है ना। विद के साथ हु लगा दिया और नो इंप्रूवमेंट तो है नहीं, तो आंसर क्या बचा? ये आप खुद से शब्द को सीख भी सकते हो। यहाँ पर ट्रिक क्या है सर? अब मैं ट्रिक भी बता देता हूं। अब ये तो सभी बता रहे हैं। जब भी सुनना, जब भी एंड और बट, एंड और बट जैसी चीजें देखो तो उसके दोनों तरफ की चीजों को देखो। मतलब जहां पर एंड लग रहा है, और लग रहा है, बट लग रहा है, क्या वो दोनों नाउन है या दोनों वर्ब हैं या दोनों फ्रेजेस एक जैसे हैं? अगर नहीं तो वो गलत है। ठीक है, जैसे कि ही लाइक्स टू रन, टू स्विम एंड साइकिलिंग,
अलग लग रहा है। ही लाइक्स टू रन, टू स्विम एंड टू साइकिल, ये सही लग रहा है, तो ये पैरेलल है। तो ग्रामर में सबसे छोटा और सीधा ऑप्शन अक्सर सही होता है। हु इज वेरी इंटेलिजेंट से वेरी इंटेलिजेंट ज्यादा डायरेक्ट और सिंपल लग रहा है, तो ज्यादा घूमना भटका नहीं होता। मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं कि सिंपल चीजें भी सही होती हैं, तो आपको इस तरीके से देखना होता है। अभी प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको सिर्फ रूल बताया है। दूसरा आते हैं पैराजम्बल्स एंड स्ट्रक्चर का रीअरेंजमेंट। बेसिकली ये क्वेश्चंस जो होते हैं इंग्लिश के नॉन टेक के, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए होते हैं, जिससे कि आप ज्यादा पढ़ो, है ना, आपका समय ज्यादा वेस्ट हो। इस सेक्शन में आपको कुछ जंबल, जंबल का मतलब होता है उल्टे सीधे, है ना, जंबल का मतलब होता है उल्टा सीधा, ठीक है। तो कुछ उल्टे सीधे किए गए सेंटेंस दिए जाते हैं और आपको उन्हें एक सही ऑर्डर में अरेंज करना, यानी कि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होता है। आपको एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन अ लॉजिकल ऑर्डर टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ, जो मैंने अभी आपको बताया। पी स्टेटमेंट है, ही वॉज अ वेरी ओल्ड मैन बट स्टिल वेरी एक्टिव, सो वन डे ही डिसाइड टू क्लेम द हाईएस्ट माउंटेन इन द रीजन, दिस मेड हिज फैमिली मेंबर्स वेरी वरीड अबाउट हिम, हिज लव फॉर एडवेंचर एंड नेचर नेवर फेडेड। अब ये कैसे क्वेश्चन करेंगे? सबसे पहले आपको यहां पर ओपनिंग स्टेटमेंट देखना होता है, यानी कि शुरुआत सेंटेंस ढूंढना होता है। एक पैराग्राफ हमेशा एक जनरल आइडिया से शुरू होता है, वो सेंटेंस जिसमें किसी कैरेक्टर, लिख लेना कि आपको कैसे चुनना होता है, मतलब आपको ऐसे कैरेक्टर का आपको पता नहीं है, जिसमें आपको किसी कैरेक्टर या टॉपिक का इंट्रोडक्शन हो, मतलब जहां से शुरुआत हो रही हो तो किसी टॉपिक का इंट्रोडक्शन हो। तो यहां पर मेरे को क्या लग रहा है, ही वॉज अ वेरी ओल्ड मैन, यहां ही का इंट्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि एक अच्छा ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है ना, कि ही वॉज अ वेरी ओल्ड मैन। अब सो वन डे ही डिसाइडेड, पी क्यों है, तो सो एक कनेक्टर है, सो का मतलब क्या हुआ, यहां पर कनेक्ट कर रहा है, दो शब्दों को कनेक्ट कर रहा है ना, तो कनेक्ट है। ये एक अच्छा ओपनिंग, ये बेसिकली ओपनिंग तो नहीं होगा लेकिन ये कनेक्टर है, तो इसका मतलब है कि इससे पहले कुछ हुआ है, ये ओपनिंग तो नहीं हो सकता क्योंकि कनेक्टर लग रहा है, सो लग गया तो ये तो बीच में ही आएगा कहीं। दिस मेड हिज फैमिली मेंबर वेरी वरीड अबाउट हिम, अब ये दिस आ गया यहां पर, है ना, शुरुआती शब्द देखना है। दिस किसी चीज के बात कर रहा है, किसी चीज की बात कर रहा है, पता नहीं वो किसकी कर रहा है, बट ओपनिंग तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। हिज लव ऑफ एडवेंचर एंड नेचर नेवर फेडेड, है ना, बड़े आराम से समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। अब समझते हैं यहां पर हिज किसका पता नहीं, तो ओपनिंग तो ये भी नहीं है क्योंकि हिज लव किसके बारे में बात हो रही है हमको नहीं पता। अब यहां पर तारीख को जोड़ ढूंढो, मतलब यहां पर आपको जो है तरीका ढूंढो, यानी कि लॉजिकल कनेक्शन देखो। हमारा ओपनिंग सेंटेंस पी आई हमको क्लियर हो गया, ही वाज अ ओल्ड मैन, है ना, बट स्टिल वेरी एक्टिव। अब आगे क्या आएगा, एस देखो, एस देखो, हिज लव फॉर एडवेंचर एंड नेचर नेवर फेडेड, ये पी के स्टिल वी एक्टिव से डायरेक्टली जुड़ रहा है ना, वेरी एक्टिव, हिज लव फॉर एडवेंचर एंड नेचर नेवर फेडेड जुड़ रहा है, तो क्योंकि उसकी लव फॉर एडवेंचर कभी खत्म नहीं हुआ है तो पी के बाद एस आना चाहिए। अब हमारा ऑप्शन पी एस बन गया, है ना, हमने स्टार्टिंग कर ली पी एस। अब आपको कायदे में यहां पर ही रुक जाना चाहिए, ठीक है ना, अगर आपको यहां पर ही समझ में आ रहा है कि पी एस है तो पी एस एक ही ऑप्शन में है, मतलब समझो, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं कह रहा हूं मत ही पढ़ो, है ना, मत ही पढ़ो, मतलब आपको यहां पर ही क्लियर हो जाना चाहिए कि आंसर इसका बी है। लेकिन आगे देख लो, आगे भी जोड़ लो, पी एस के बाद क्यों है, तो सो वन डे ही डिसाइडेड टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन इन द रीजन और हिज मेड हिज फैमिली मेंबर वेरी वरीड अबाउट हिम, है ना, वो भैया चढ़ गया और उसके बाद जो है उसकी फैमिली बड़ी वरीड हो गई, समझ गए। तो आपको ऐसे बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, लेकिन आपको इसके आंसर ऐसे ही लग जाते हैं। द पेशेंट वॉज एडवाइज टू एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ऑल्सो टेकिंग। अब ये बोल्ड स्टेटमेंट है, अगेन इसको करेक्ट करना है, तो यहां पर अब आपको ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहे होंगे। स्टेप वन क्या बताया था, हमेशा सवाल समझो, मरीज को धूम्रपान, शराब पीना, हानिकारक दवाई लेने से परहेज करने की सलाह दी गई है ना, तो बोल्ड स्टेट में है कि आपको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और दवाइयों की बातचीत कर रहे हैं। यहां पर पैरालिज्म का रूल लग रहा है जो मैंने आपसे हमेशा बताया है। यहां लिस्ट में तीन चीज है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, है ना, क्या है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड टेकिंग, तीन आ रही है बातचीत, है ना, तो ओरिजिनल सेंटेंस में ऑल्सो टेकिंग लिखा हुआ है, ऑल्सो वर्ड की जरूरत नहीं है, सिंपल एंड टेकिंग से ही काम बन जाएगा। तो अब यहां पर दोबारा से समझो, टू ऑप्शन फ्रॉम स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड टेकिंग, टू ऑप्शन फ्रॉम स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड, तो यहां पर समझने की बात यह है, देखो यहां पर आपको ट्रिक लगानी है ना, ट्रिक लगानी है कि यहां पर लिस्ट आइटम में देखो, जब भी मैंने क्या बताई थी, एंड, और बट से जुड़ने वाली एक लिस्ट देखिए तो जल्दी से चेक करो कि क्या सब आइटम का फॉर्म एक जैसा है, क्या एक जैसा है, तो आपको यहां पर समझ में आएगा
टू ऑब्स्टेन फ्रॉम स्मोकिंग ड्रिंकिंग एंड टेकिंग। दूसरा ऑप्शन क्या है, फ्रॉम स्मोकिंग ड्रिंकिंग एंड टू टेक, गलत। टू ऑब्स्टेन फ्रॉम स्मोकिंग ड्रिंकिंग एंड टेक्स, टेक्स की तो बात ही नहीं हो रही, टेकिंग की बात हो रही और कोई इंप्रूवमेंट की बात नहीं, तो आंसर क्या हो गया आपका ए। ये लॉजिकल रीजनिंग है, अदरवाइज आपको पूरी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, लेकिन जितनी चीज़ों से काम चल सकता है, जो जो रूल्स इंप्लीमेंट होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। देखो स्मार्ट स्ट्रैटेजी इसको ही कहते हैं, हार्ड स्ट्रैटेजी उसको कहते हैं, यानी कि आपको पूरी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। इतना टाइम है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं प्रॉपर ग्रामर भी पढ़ा दूंगा। चलिए, द मैनेजर हैज नॉट येट अराइव्ड सो वी मस्ट टू वेट फॉर हिम, यानी कि हमको इसको ठीक करना है, सो वी मस्ट टू वेट फॉर हिम। सो आगे अंडरस्टैंड करते हैं, सवाल को समझते हैं। सवाल कह रहा है कि मैनेजर अभी तक नहीं आया है, इसलिए हमें उसका इंतजार करना चाहिए, है ना, यही तो कह रहा है। अब यहां पर ग्रामेटिकल एरर ढूंढो दोबारा से। अब इतना टाइम है तुम्हारे पास कि ग्रामर देखोगे या देखोगे, मस्ट टू वेट गलत है, टू वेट एक इन्फिनाइट है, मस्ट के बाद सिर्फ वेट आना चाहिए, इतना समय नहीं है सर, कोई तरीका बताओ। मॉडल वर्ब का सिंपल रूल है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का सबसे सीधा और बेसिक रूप आना चाहिए। जैसे कि क्या आना चाहिए बेसिक वर्ब के बाद, ईट, प्ले, वेट। तो उसके साथ टू या आईएनजी नहीं आता, ये लिख लेना किसी कॉपी में, मैं बिल्कुल आपको ऐसी चीज बता रहा हूं जो आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे कि आई कैन रन, यू शुड स्टडी, ठीक है, वी मस्ट गो। अब समझ जाओ इसका आंसर क्या होगा। तो क्या आंसर हो सकता है, सो वी मस्ट वेटिंग फॉर हिम, वेटिंग करोगे तुम, वेटिंग फॉर हिम, सो वी मस्ट वेट फॉर हिम, सो वी मस्ट वेट फॉर हिम, सो वी मस्ट टू वेट फॉर हिम। तो अब मैंने क्या कहा, यहां पर टू नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, टू या फिर आईएनजी नहीं आएगा। अगर ईट, प्ले, वेट ऐसी कोई बातचीत होती है तो टू नहीं आएगा, तो इसी में नहीं आ रहा। सो वी मस्ट वेट हिम, यहां पर फोर टू कुछ भी नहीं है, तो आंसर क्या लग रहा है हमको, बी। बी। तो ये रूल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, मतलब आपको पूरा ग्रामर ना पढ़ाकर मैं आपको बता रहा हूं कि बेसिक रूप जो है, यानी कि ईट, प्ले, वेट, इनके साथ जो है सबसे सीधा और बेसिक रूप है कि उसके साथ टू या आईएनजी नहीं लगता, याद रखना, टू या फिर आईएनजी नहीं लगता, हमेशा याद रखना, एक रूल है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, पैरा जंपिंग की बात करते हैं। अरे द फॉलोइंग सेंटेंस इन अ लॉजिकल ऑर्डर, अगेन वही है PQRS, यहाँ पर आप खुद से आंसर देने की कोशिश करिए। अब थोड़ा सा सिखा दिया है मैंने आपको। शुरुआती सेंटेंस ढूंढो, सबसे पहले ढूंढो कहाँ से शुरुआत हो रही है, सोचो, अगेन कैसे सोचोगे। प्रोनाउन, एक्सीडेंट, कनेक्शन, कनेक्शन ढूंढो, कौन किसको कनेक्ट कर रहा है, अगेन कनेक्शन ढूंढो कैसे हो रहा है। ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढो सबसे पहले, द गवर्नमेंट प्लान्ड टू बिल्ड अ न्यू रोड टू कनेक्ट द टू टाउन, द न्यू रोड वाज इंटेंडेड टू रिड्यूस ट्रेवल टाइम सिग्निफिकेंटली, द लोकल विलेजर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रोजेक्ट फेयरिंग फॉर देयर फार्मलैंड, ये तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना। द गवर्नमेंट प्लान्ड टू बिल्ड अ न्यू, अब ये ओपनिंग स्टेटमेंट लग रही है, यहाँ एक मेन आइडिया इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये एक अच्छी ओपनिंग सेंटेंस हो सकती है क्योंकि स्टार्टिंग कर रही है प्लानिंग गवर्नमेंट। तो हमको ये समझ में आ रहा है, तो हमको लग रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट ये सही है। आप ऐसे वन लिख सकते हो अपनी, जो आपको सोल्व करने की स्टेटमेंट दी जाती है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब द न्यू रोड, अब इसके साथ हमको क्या ढूंढना है, कनेक्टर, द लोकल, द आ गया, द आ गया, द न्यू रोड वाज इंटेंडेड द लोकल, हाउएवर दिस प्लान डिड नॉट वर्क, मतलब बिल्ड कर रहा है रोड जो कि दो टाउन को जोड़े, हाउएवर, ये सही लग रहा है क्या, ये तो कनेक्टर है, ओपनिंग नहीं है, है ना। द न्यू रोड के बारे में पहले बताया जा चुका है, तो ओपनिंग नहीं है, आरबी, और ये भी नहीं है ओपनिंग। तो अब हमको क्या ढूंढना है सर, कनेक्टर ढूंढना है। अब फाइंड द लॉजिकल कनेक्शन, हमारा ओपनिंग सेंटेंस तो क्लियर हो गया कि द गवर्नमेंट प्लान टू बिल्ड अ न्यू रोड टू कनेक्ट द टू रोड्स। अब आगे क्या आएगा, अब आर देखो एक बार, द टू टाउन्स, द न्यू रोड वाज इंटेंडेड टू रिड्यूस ट्रेवल टाइम सिग्निफिकेंटली। हाँ भाई सही लग रहा है कि भाई नई रोड को बिल्ड करा गया जो कि दो टाउन को कनेक्ट करती है, लेकिन जो नई रोड है वाज इंटेंडेड टू रिड्यूस द, भाई जो नई वाली रोड है वो ट्रेवल टाइम को सिग्निफिकेंटली कम कर रही है, तो ये सही लग रहा है। तो क्यू के बाद आर लग रहा है। अब ऑप्शन देखना, क्यू आर, आर एस, आर क्यू एस, क्यू एस पी, तो यहां तक भी हमको आंसर सही लग रहा है कि हमारा क्यू के बाद आर आ रहा है। इतने पे ही आप क्वेश्चन पेपर के अंदर ठीक कर देना, समय वेस्ट मत करना। मैं आपको यहाँ पर ग्रामर पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं आपको ट्रिक एंड ट्रिप्स के हिसाब से आपको इंग्लिश का पेपर क्वालिफाई कराने के लिए आया हूँ कि नॉन टेक आपका क्वालिफाई हो जाए। तो मेरे को लग रहा है कि सर क्यू आर के बाद अपना आर एस यानी कि द लोकल विलेजर्स प्रोटेस्ट करेंगे, तो हाउएवर ये प्लान काम नहीं करेगा। हाँ भाई बिल्कुल सही लग रहा, तो आंसर आपने ए लगाया और आगे बढ़ गए।
दोबारा से देखते हैं, दिस इज वाई इट इज कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल। अब इसको तेजी से करना। द डॉल्फिन हैज अ हाईली डेवलप्ड ब्रेन। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। इट यूजेस अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ क्लिक्स एंड व्हिसल्स टू कम्युनिकेट विद अदर। इट्स एबिलिटी टू लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इज ट्रूली रिमार्केबल। सर ओपनिंग स्टेटमेंट क्या लग रहा है? जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर कर दो, लिख दो इतनी देर में, जिससे मुझे भी लग जाए कि हाँ भाई आपका आ गया है। अब यहाँ पर आप अगेन ओपनिंग स्टेटमेंट पढ़ लो। क्या है ओपनिंग स्टेटमेंट? पढ़ लो। हमको लग रहा है द डॉल्फिन हैज अ हाईली डेवलप्ड ब्रेन, है ना भाई। शुरुआत ही डॉल्फिन से हो रही है ना। शुरुआत किससे हो रही है? डॉल्फिन से हो रही है। इट यूजेस अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। इट्स एबिलिटी, हाँ भैया डॉल्फिन की एबिलिटी की बात हो रही है कि उसका ब्रेन डेवलप है। इट्स एबिलिटी टू लर्न सॉल्व इज ट्रूली रिमार्केबल। भैया उसकी जो लर्निंग और सॉल्व प्रॉब्लम की वो है रिमार्केबल है ना। इतनी बात समझ में आ गई। तो मेरे को पहले क्यू और एस समझ में आ रहा है। क्यू एस रिपीट तो नहीं है कहीं, कहीं नहीं है। बी इज द करेक्ट आंसर। भाई साहब इतने पे ही आंसर निकल जाते हैं, लेकिन मैं इसको आगे भी बढ़ा देता हूँ। इट यूजेस अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ क्लिक्स एंड ब्रेशन कम्युनिकेट विद अदर। भैया वो अपना सीटीवीटी बजाकर एक दूसरे कम्युनिकेट करते। दैट इज वाई, भाई कम्युनिकेशन कर रही है इसीलिए कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल। अब आप देख रहे हो पूरी स्टेटमेंट आपको सही लग रही है, तो आंसर बिल्कुल सही हो गया आपका बी। ये है इंग्लिश को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का तरीका। यहाँ ग्रामर पढ़ने नहीं आए हम, ट्रिक एंड ट्रिप्स के हिसाब से अपना भैया पढ़ने आए हैं। बोल्ड स्टेटमेंट दोबारा देखते हैं। अब ये स्टेटमेंट ऐसी स्पीड आपकी पेपर के अंदर होनी चाहिए। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ऑल्सो टेकिंग हार्मफुल ड्रग्स। हमने क्वेश्चन कर लिया है ना, प्रॉपर तरीके से करा है क्वेश्चन, कर लिया। चलो वी मस्ट वेट फॉर हिम, कर लिया, कोई दिक्कत? देन प्लान वर्क नहीं करा, कर लिया। ये रिपीटेड क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीटेड हैं जो मैंने कराए हैं, कर लिया। अगेन कोई दिक्कत नहीं आई ना। चलो अब नया क्वेश्चन देखते हैं। द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट इज बिकॉज द बजट वाज नॉट सफिशिएंट। भैया बजट जो है वो सफिशिएंट नहीं था। अब इसको आप ठीक करेंगे। अब आप इसको ठीक करेंगे, कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। मैं बाद में चेक जरूर करता हूं, यू नो वेरी वेल, कमेंट सेक्शन को जरूर चेक करता हूं। चलिए अब यहां पर आपको अंडरस्टैंड करना है। आगे सवाल समझो। सवाल क्या कहता है? प्रोजेक्ट का फेलियर का कारण, यानी कि प्रोजेक्ट का जो फेलियर का कारण था वो पैसा था, बजट था। बजट पर्याप्त नहीं था, है ना। बोल्ड हिस्सा यही कहता है। तो ग्रामर की गलती ढूंढो सबसे पहले। अब यहां पर एक चीज है कि द रीजन का मतलब ही होता है द कोज, है ना। द रीजन का मतलब ही होता है द कोज, कि कोई कोज हुआ है ना भाई। रीजन वही तो है, द कोज। और बिकॉज का मतलब भी है ड्यू टू द रीजन। भाई बिकॉज का भी मतलब क्या है? ड्यू टू द रीजन, है ना भाई, उसकी वजह से हुआ है ना। तो द रीजन इज बिकॉज बोलते हैं तो आप एक ही बात दो बार कह रहे हैं, तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। सही तरीका क्या है? द रीजन इज दैट, है ना। क्या है भैया? भैया इसके पीछे ये कारण है, द रीजन इज दैट। बिकॉज क्यों लिख रहे हैं ये, या सिर्फ बिकॉज ही लिख दो, रीजन मत लिखो, सीधा लिख देते द फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट इज बिकॉज द बजट वाज नॉट सफिशिएंट। द रीजन और बिकॉज एक साथ नहीं बैठ रहा। तो अब यहां पर आप बिल्कुल सही लगा सकते हो आंसर, आपको लग ही रहा होगा। इज ड्यू टू द बजट वाज नॉट सफिशिएंट, इज ऑन अकाउंट ऑफ द बजट वाज नॉट सफिशिएंट, इज दैट द बजट वाज नॉट सफिशिएंट। अब आप खुद लगा सकते हो इसका आंसर। अब मैं आपको यहां पर एक चीज बताता हूं, जब भी द रीजन और बिकॉज एक साथ दिखे तो समझ जाओ या फिर समझ लो कि कुछ गलत है। हमेशा द रीजन इज दैट या फिर सिर्फ बिकॉज से सेंटेंस को ठीक कर दो, है ना, बिल्कुल इससे ठीक कर दो। तो हमको क्या लग रहा है सर? इज दैट द बजट वाज नॉट सफिशिएंट। द रीजन के बाद दैट है, दिस रीजन के बाद अभी जो करने जा रहे थे वही इसके साथ गड़बड़ कर दी, है ना भाई, वही तो गड़बड़ कर दी ना कि द रीजन भाई यहाँ द रीजन है ना, द रीजन फॉर द प्रोजेक्ट, इसके बाद द दैट आ गया, दैट तो नहीं आएगा ना। द इज ड्यू टू द बजट वाज नॉट सफिशिएंट। ड्यू टू के बाद एक नाउन फ्रेज आता है, ये बात सही लग रही है, यानी कि ड्यू टू द सफिशिएंट बजट। हाँ ड्यू टू द सफिशिएंट बजट। खुद सोचो अब भैया, अपना दिमाग लगाओ, मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। अब ये आपकी बारी है, ये आपकी बारी है, आपकी बारी है। द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट इज दैट द बजट वाज नॉट सफिशिएंट। ये बिल्कुल सही शब्द है, क्योंकि इसने क्या कहा? प्रोजेक्ट इज दैट, हमने बिकॉज की जगह दैट लगा दिया। अगर ड्यू आ गया तो ड्यू मतलब रीजन ही हो गया, अगेन रिपीट हो गया, और अकाउंट मतलब उसी के संदर्भ में, लेकिन इसने कहा है दैट मतलब उस कारण से, तो आंसर इसका ए हो गया। दैट भी हुई तो कह रहा है कि इस कारण से, ड्यू हो गया तो फिर अगेन रिपीट हो गया रीजन, और अकाउंट अगेन वो सेम रिपीट हो गया, तो दैट उस चीज को बता रहा है, इसलिए आंसर इसका ए हो गया। क्लियर? थोड़े से घुमाव क्वेश्चन है, बट आपको ये करने पड़ेंगे क्योंकि मेन पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आई वुड हैव नो यू वर कमिंग
आई वुड हैव प्रिपेयर्ड अ स्पेशल मील। मुझे पता था तुम आ रहे हो, इसलिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल, अगर मुझे पता होता कि तुम आ रहे हो तो मैं एक स्पेशल खाना बनाता। बोल्ड हिस्सा ये कहता है ना कि इफ आई वुड हैव नोन यू वर कमिंग, मतलब बोल्ड हिस्सा क्या कह रहा है कि अगर मुझे पता होता, बोल्ड हिस्सा कह रहा है कि आई वुड हैव प्रिपेयर्ड अ स्पेशल मील, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल खाना बनाकर रख दिया। हाँ चलिए, अब इफ प्लस पास्ट, अब यहां पर एक स्टेटमेंट जा रही है, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट। अब इतनी अगर आती है ग्रामर तो भी सही है, नहीं आती कोई भी बात नहीं है। अब पास्ट परफेक्ट है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है ना, और वुड हैव है कोई बात नहीं, इतना भी हो जाएगा। मुझे पता, आधे बच्चे कह रहे होंगे सर इतना पता होता तो तुम्हारी क्लास थोड़ी दे रहे होते। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म वुड हैव है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो ओरिजिनल सेंटेंस में इफ क्लोज में वुड हैव नो है, उस यूज किया गया है, यानी कि इफ क्लोज के साथ वुड हैव यूज करा गया है, इफ के साथ वुड हैव यूज करा गया है ना, जो गलत है। इफ क्लोज में सिर्फ पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हैड आना चाहिए। क्या आना चाहिए सर? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, है ना। तो बात खत्म हो गई यहाँ पर ही। अब लगा लो क्वेश्चन, मतलब आपको इतनी ग्रामर अगर आती है तो काम बन जाएगा, है ना, काम बन जाएगा। अब यार यहाँ पर हैड एक ही जगह पर देखने के लिए मिल रहा था, तो मैंने तो भाई इसको ऐसे ही ठीक कर दिया। अब आप खुद देख लो, आई हैड नो योर, मतलब इतना तो देख लेना इफ प्लस पास्ट परफेक्ट के साथ क्या लग रहा है। मतलब इतनी ग्रामर थोड़ी सी, अगर चाहते हो ग्रामर थोड़ी सी पढ़नी तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, बट मैं यहाँ पर आपको चलो चार चीज बता भी देता हूँ, ठीक है। ये हैंड टू हैंड खत्म कर लेते, क्यों इतनी सारी वीडियोस बनानी। कंडीशंस के पेयर देख लो फर्स्ट वाली क्या कह रही थी, फर्स्ट वाली क्या कहती है, यहाँ पर देख लो, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, वुड लग रहा है ना। चलो सेकंड क्या कहती है, इफ प्लस सिंपल पास्ट आ गया, पास्ट कैसे आ गया, वर आ गया, इफ आई नो यू वर कमिंग आई वुड हैव प्रिपेयर्ड अ स्पेशल मील। तो यहां पर क्या लग गया, सिंपल पास्ट प्लस वुड लग रहा था, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। थर्ड स्टेटमेंट में पास्ट परफेक्ट है, क्या है, पास्ट परफेक्ट, बिकॉज वुड नो यू वर कमिंग, तो पास्ट परफेक्ट हो गया। फिर वुड लग गया, है ना, वुड हैव लग गया, तो वुड हैव क्या हो गया यहां पर, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक बात याद रखना, इफ के साथ वुड कभी नहीं आता, इसको लिख लो भाई। एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं मैं इस क्लास के माध्यम से, जो सिर्फ आप तक ही है, सीक्रेट ट्रिक है, कि इफ के साथ हमेशा याद रखना, इफ के साथ कभी भी वुड नहीं आता, इफ के साथ कभी भी वुड नहीं आता। एक ये ट्रिक भी है, इसको भी लिख लेना, ठीक है। इफ के साथ वुड कभी नहीं आता, मोस्टली मतलब ऐसा देखा गया है कि इफ के साथ कभी भी वुड नहीं आता, ठीक है। चलो करें आगे शुरुआत, आई थिंक क्लियर है यहाँ तक। चलो, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन अ लॉजिकल ऑर्डर टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ। अगेन पी दे रखा है, हाउएवर द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी हैज चेंज एवरीथिंग, फॉर सेंचुरीज ह्यूमन हैव रिलाइड ऑन द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग, फार्मर्स कैन नाउ मॉनिटर। अब क्या ढूंढना है इसमें तुमको, पेपर में पता क्या करना है, ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते सोच लेना है कि क्या तुम्हें मैंने जो बता दिया है कि आपको ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढनी है। फार्मर्स कैन नाउ मॉनिटर देयर क्रॉप्स एंड ग्रेटर प्रिसीजन एंड यूज रिसोर्स मोर एफिशिएंटली। मतलब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे टैकल कर रहा हूँ जैसे तुम करोगे पेपर के अंदर, ठीक है। खुद से ऐसे ही करना है आपको पेपर में, जैसे मैं इस टाइम कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब आपको उसी उसी लहजे में पढ़ना है, ठीक है। अब इस टाइम हम ऐसे नहीं पढ़ रहे। दिस टेक्नोलॉजी भैया, फार्मर्स कैन नाउ मॉनिटर, अब कर सकते हैं, तो ओपनिंग है ही नहीं। हाउ वेर कनेक्टिव हो गया, फॉर सेंचुरीज ह्यूमन हैव रिलाइड ऑन, अरे ये तो स्टार्टिंग लग रही है, तो क्यों हो गया, क्यू दो के अंदर है। मैं ऐसे करता हूँ, पेपर में सुनते रहना, मैं पहले इनको काट देता हूँ, फिर देखता हूँ क्यू एस पी। अब मेरे को एस देखना, पी देखना, मैं अपनी तरीका बता रहा हूँ, पहले एस देखूंगा फिर पी देखूंगा। क्यू के बाद एस क्या कहता है, फॉर सेंचुरी मेथड टू फार्मिंग, फार्मिंग फार्मर्स कैन नाउ, क्या कहती है भैया, फार्मर्स फार्मर कैन नाउ, फार्मर्स फार्मर कैन नाउ, एस, ठीक है। चलो इसको भी देखते हैं, दूसरा एस देखता हूँ। मेथड ऑफ फार्मिंग, दिस टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व द यूज ऑफ ड्रोन भैया, फॉर सेंचुरीज ह्यूमन हैव रिलाइड ऑन द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग, फार्मर्स कैन नाउ मॉनिटर देयर क्रॉप विद ग्रेटर प्रिसीजन एंड यूज रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली। ना भाई ना, ना एफिशिएंटली भैया, तो फार्मर्स के बाद फार्मर तो आएगा नहीं, तो आर तो मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है। आर तो हाई नहीं, बात ही नहीं कर रहा, हम तो एस और पी की बात कर रहे हैं। अच्छा एस की बात है, फार्मिंग दिस टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व, ना भाई ना, ये भी नहीं लग रहा, क्योंकि दिस टेक्नोलॉजी की तो बात ही नहीं है ना, ट्रेडिशनल मेथड की बात है। हाउएवर द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी है, ये सही लग रहा है कि ट्रेडिशनल के बाद न्यू टेक्नोलॉजी है, यानी कि क्यू के बाद मेरे को पी लग रहा, क्यू के बाद मेरे को पी लग रहा, बी में भैया आंसर ठीक कर दिया। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं। मतलब ये आपका लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए मेन पेपर में, ठीक है। मतलब तभी आपका समय के समय पर आपका आंसर ठीक हो पाएगा, अदरवाइज तो बहुत समय वेस्ट होगा। ऐसी मैं इसको अब इसको करता हूं मैं बिल्कुल जैसा मैं मेन पेपर में करूंगा, जैसा आपको करना है, समझने की कोशिश करते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट में सेंटेंस पढ़ते हुए करूंगा।
देयर एलोबरेट सोशल स्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन मेथड फॉर साइंटिस्ट, देयर एलोबरेट द हनी बी इज अ स्मॉल इंसेक्ट विद एन इमेंस इंपैक्ट ऑन आवर इकोसिस्टम। शुरुआत हो रही है किससे, हनी बी से, सही लग रहा है। दिस इज द प्राइमरी ड्यू टू द, दिस इज द मतलब इसकी वजह से, ये तो कनेक्टिव है। मैं विदाउट देम मतलब इसके बिना, ये भी कनेक्ट, तो मेरे को तो क्यू सही लग रहा है, क्यू दो में दिख गया, तो मतलब कि पी आर क्यू, और ये खत्म हो गया, क्यू एस पी आर एस पी, यानी कि आर और एस को मेरे को देखना। मैं पेपर बता रहा हूँ कैसे पढ़ूंगा मैं, पहले मैं देखूंगा एस को, immense impact on our ecosystem, without them many plants will fail to reproduce, यही सही लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, एक बार आर भी पढ़ लेता हूँ यार। द मेथड, द हनी बी इज अ स्मॉल इंसेक्ट विद एन इमेंस इंपैक्ट ऑन आवर इकोसिस्टम, दिस इज प्राइमरली टू द, अरे ना भैया पॉलिनेटर की बात कहाँ है, तो मेरे को क्या सही लग रहा है, पता खुद सोचो। The honeybee is a small insect with an immense impact on our ecosystem. This is primarily due to the role of the pollination. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हनी बी स्मॉल इंसेक्ट है, इमेंस इंपैक्ट है हमारे इकोसिस्टम में। दिस इज प्राइमरी, क्यों, क्योंकि वो एक पॉलिनेटर की तरह काम कर रही हैं। बिना पॉलिनेटर के दे हैं मैनी प्लांट्स विदाउट फेल टू रिप्रोड्यूस, लीडिंग टू द कोलैप्स ऑफ द फूड वेब। यानी कि अगर पॉलिनेशन ही नहीं होगा तो फूड वेब बनेगा ही नहीं। देयर एलोबरेट सोशल स्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन मेथड फैसिलिटेट साइंटिस्ट, तो ये मेरे को सही लग रहा है, यानी कि पी एंड में आ रहा है, आर पहले आ रहा है, यानी कि बी स्टेटमेंट सही हो गया। मैं ऐसे करूंगा पेपर के अंदर सोल्व, मैंने जैसा आपको बताया भाई, मैं डिट्टो ऐसे ही एक्सप्लेन कर आऊंगा जब मैं अपना इजीली पेपर को सही कर सकता हूं। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो इट डज नॉट मैटर व्हाट अदर्स आर डूइंग, इट मैटर्स व्हाट यू आर डूइंग। मत सोचो बिल्कुल भी कि सब इंग्लिश पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, मत सोचो कि सब मैथ्स पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, मत सोचो कि सब कंप्यूटर पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, सब सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ने में बिजी हैं। भाई तुम्हें मैं हकीकत बताता हूँ, ये जो है ना, ये सिलेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब मैं टेक्निकल तो पढ़ा ही रहा हूँ, बट मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, इसको कोई ना तो पढ़ा रहा है, क्योंकि आप खुद सोचना, इसको कोई नहीं देखना चाहता, मतलब जीरो व्यूज़, मतलब कोई नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, वेस्ट ऑफ एनर्जी है एक टीचर की। बट भाई मैं अपने दिल से एक बात कह रहा हूँ, मैं इन क्लासेस को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए दे रहा हूँ कि आप इस बार अपने अंदर एक बहुत बड़ा एक चेंज देखोगे नंबर्स के अंदर, जब आपको पता लगेगा कि जो दूसरे नहीं कर रहे, जब मैं उस चीज़ को कर रहा हूँ, मेरे सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, पेपर से पहले आपको कॉन्फिडेंट ज़्यादा रहोगे आप कि मेरे को नॉन फार्मा भी आता है, बिकॉज ऑफ माई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिकॉज ऑफ माई एमसीक्यूज, बिकॉज ऑफ माई सम काइंड ऑफ ट्रिक्स। तो इट डज नॉट मैटर व्हाट अदर्स आर डूइंग। भाई मत सोचो कि दूसरे क्या कर रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, मत सोचो। इट मैटर्स व्हाट यू आर डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो हंसते रहो, खुश होते रहो, मुस्कुराते रहो, और इसी तरीके से फार्मेसी शुभम पर क्लासेस लगाते रहो। अगला वीडियो किसके ऊपर चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको कम समझ में आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्लास कैसी लगी, प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब इतने एफर्ट्स के लिए, और साथ में कमेंट कर जरूर बताना कि अगली वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय बच्चों।